उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के क्रियाशील होने के कारण या दशाएं। देखिए यहाँ हम देखते हैं, अभी पिछले चैप्टर में देखा अपने उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इस चैप्टर में देखेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसकी क्रियाशीलता के या कौन सी दशाएं हैं जो इसको लागू करने के लिए बाध्य करती है। एक या एक से अधिक साधनों की स्थिरता होने पर यह नियम लागू होता है। यदि सभी साधन परिवर्तनशील होंगे तो ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन अल्पकाल में सभी साधनों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता। इसीलिए किसी न किसी साधन को स्थिर रखेंगे, और जब साधन को स्थिर रहेगा तो यहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। उत्पत्ति के साधनों में प्रतिस्थापन की लोच सीमित होती है, यानी उत्पत्ति के साधनों को एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित नहीं कर सकते पूर्ण रूपेण। तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। साधनों की कमी या स्थिरता के कारण, कि कुछ साधनों की कमी होती है या कुछ स्थिर साधन है जैसे भूमि को हम मात्रा में नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होगा या उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। उत्पत्ति कला या तकनीक में सुधार का अभाव के कारण, यानी उत्पत्ति की कला या तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का सुधार न हो या कमी हो, तो ऐसी स्थिति में एक सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अल्पकाल में यदि कोई फर्म अपनी उत्पादन की क्षमता से भी अधिक उत्पादन करती है तो ये नियम लागू होता है। यानी कोई भी फर्म है अपनी मशीनरी को एक अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर चलाती है तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति के एक साधन एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न, यानी उत्पत्ति के जो साधन है एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, उनको पूर्ण रूपेण से एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अब देखेंगे हम उत्पत्ति ह्रास नियम का उपयोग एवं महत्व। यह अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है कि इस उत्पत्ति ह्रास नियम को अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम माना गया है, क्योंकि कोई भी नियम है हर क्षेत्र उत्पत्ति के हर क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। यानी कोई भी उत्पादन का क्षेत्र होगा तो सभी क्षेत्रों में एक आधारभूत रूप से ये नियम लागू होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार, जो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया उसका आधार भी उत्पत्ति ह्रास नियम था कि जैसे जैसे हम कृषि व्यवस्थाएं या उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ाएंगे जनसंख्या उससे दोगुनी चौगुनी बढ़ती जाएगी। रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। रिकार्डो ने जो अपने कृषि या लगान सिद्धांत दिया उसका भी मूल आधार है उत्पत्ति ह्रास नियम ही है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, जो वितरण का सीमांत उत्पादकता के साधनों में उनकी पूंजी या उनके प्रतिफलों का किस प्रकार से वितरण किया जाए, इस सिद्धांत का आधार भी उत्पत्ति ह्रास नियम माना जाता है। उत्पत्ति का प्रतिस्थापन सिद्धांत भी इसी नियम का अपवाद या प्रतिफल है, नियम का प्रतिफल है। यानी प्रतिस्थापन सिद्धांत जहां एक दूसरे को प्रतिस्थापित किया जाए कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयाँ हम बढ़ाते जाते हैं, किसी साधन की मात्राएं बढ़ाती जाती है, उसका सीमांत महत्व कम होता जाता है, तो उसके प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती जाती है। तो यह सिद्धांत भी इसी उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। जनसंख्या के एक देश से दूसरे देश या एक क्षेत्र से दूसरे देश में प्रवास के लिए भी यह उत्तरदायी है। जैसे जैसे हम जनसंख्या बढ़ती जाएगी उस क्षेत्र का महत्व कम होने के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जाती है, एक दूसरे क्षेत्र में जाएगी। यह नियम अनेक आविष्कारों का जन्मदाता है, क्योंकि सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही मानव उत्पत्ति के कार्यों में नए नए आविष्कारों का प्रयोग करता है। कि नए आविष्कार कब करेगा व्यक्ति, जब उससे उत्पत्ति ह्रास नियम, कोई भी उत्पादन का साधन है यदि वो कम उत्पत्ति देता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य एक नए आविष्कार करते हैं, आविष्कार के एक नए आविष्कार करेंगे जिससे कि ज़्यादा उत्पादन की संभावना हो सके। तो नए नए आविष्कारों का जो जन्मदाता है वो भी उत्पत्ति ह्रास नियम होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशील होने वाले क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में, मछली उद्योग में, खनन उद्योग क्षेत्र में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, मकान व दुकानों के निर्माण में या औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में निष्कर्ष कि यह नियम उत्पादन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यानी उत्पादन का कोई क्षेत्र, कृषि, मछली, खनन, मिट्टी उद्योग, मकान दुकान बनाना, औद्योगिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में उत्पत्ति के में ये लागू होता है। यह नियम उत्पादन की सीमांत मात्रा से संबंधित है, ना कि उत्पादित माल के मूल्य से।
यानी ये नियम सिर्फ ये बताता है कि उत्पत्ति जो है, जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा बढ़ाएंगे एक सीमा के बाद उत्पत्ति घटती जाएगी। उसका मूल्य क्या है, उस किस कीमत पर बिकता है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। उत्पत्ति के साधनों में अनुकूलतम संयोग के पश्चात सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता होती है। यानी उत्पत्ति के साधनों में अनुकूलतम संयोग के बाद, एक अनुकूलतम संयोग होगा, उसके बाद हर क्षेत्र में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता ही है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा उत्पत्ति ह्रास नियम को क्रियाशील होने के कुछ समय तक स्थगित किया जा सकता है, पर अंततः यह अवश्य लागू होता है। कुछ वैज्ञानिक आविष्कार, जैसे कोई भी मशीनरी उत्पादन कम दे रही है या किसी क्षेत्र में उत्पादन कम हो रहा है, तो उसको कुछ सीमा तक तो हम रोक सकते हैं, लेकिन अंततः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा ही। उत्पत्ति ह्रास नियम का एक तार्किक अनिवार्यता है, क्योंकि यदि उत्पत्ति का कोई भी क्षेत्र साधन स्थिर रहे तथा दूसरों में परिवर्तन हो तो साधनों की असंतुलन हो जाने के कारण अंततः यह नियम लागू होगा। यानी एक साधन को हम स्थिर रख रहे हैं, दूसरे साधन को बढ़ा रहे हैं, तो साधनों का अनुपात बदल जाता है। साधनों की अस्थिरता के कारण यह नियम लागू होना स्वाभाविक है।